मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहम्मद मारिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं जो 2022 में 10th बोर्ड देंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो। और हाँ बच्चों, हम लोग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पार्ट 1 में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को स्टार्ट कर लिया है और बेसिक नॉलेज लिया था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। क्लियर। आज हम लोग उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कॉपी कलम ले लीजिए, एक बोतल पानी भी ले लीजिए और थोड़ा सा मोबाइल को दूरी पे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना फोकस इधर बनाए रखें। देखिए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता था तो क्या बना रहा था, वाटर। क्लियर। We can say that when hydrogen and oxygen combines, then formation of water takes place. क्लियर। ये इस वाले हिस्से को क्या बोलते थे हम लोग, रिएक्टेंट, एंड दिस इज प्रोडक्ट। ये अभिकारक है और ये प्रतिफल है। यहां तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है। जो बच्चे पहली बार हैं वो भी परेशान नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने तो बेसिक से शुरू किया है। ठीक है, वो पेशेंस बनाए रखे और देखते रहे कि क्या हम लोग सीख रहे हैं। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अभिकारक, दैट मीन्स रिएक्टेंट, एंड ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रतिफल। आप जब ध्यान देंगे हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं किसी बंधन के द्वारा। अभी फिलहाल ये जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में किसी बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के परमाणु भी किसी बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, यानी इन दोनों के बीच कोई केमिकल बॉन्ड है। तो जब किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रतिफल का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले इन परमाणुओं के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, फिर जाकर नया बॉन्ड बनता है और इस प्रकार प्रतिफल का निर्माण होता है। ठीक है, कोई नया परमाणु नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही परमाणु के आपके बंधन टूट रहे हैं और नए तत्व का या नए यौगिक का या नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। क्लियर। ओनली न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। क्लियर बच्चों। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का केवल और केवल पुनर्संगठन होता है। ओनली ए चेंज इन Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. कोई कंफ्यूजन। ठीक है, आइए कोई कंफ्यूजन, यहां तक बात समझ में आई। बिल्कुल, यहां भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहां भी हाइड्रोजन मौजूद है, यहां भी ऑक्सीजन मौजूद है, यहां भी ऑक्सीजन मौजूद है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेसेस को बदल रहे हैं बॉन्ड तोड़ने के बाद। क्लियर। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, यानी कि व्हाइट पाउडर मिलता है। क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिलता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, अभिकारक हो गए, और बनने वाला नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रतिफल यानी प्रोडक्ट हुआ। कोई कंफ्यूजन। यहीं से एक सवाल उठता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से अच्छी तरह से पोंछ दिया चाहिए। ठीक है, उसे अच्छी तरह से रब कर देना चाहिए। तो यहां पे यहीं पे एक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पूछेंगे क्यों, आखिर क्यों रब कर देना चाहिए। ठीक है ना। वाई अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये कितनी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आइए समझते हैं आखिर क्यों होता क्या है। जब मैग्नीशियम रिबन यूं ही आपके एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो हमारे आसपास ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। इसलिए कभी भी जब आप मैग्नीशियम रिबन को लेंगे तो उसे अच्छी तरह से रब कर देना चाहिए, ताकि वो जो प्रोटेक्टिंग लेयर है वो हट जाए, और जब हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो काफी तेजी से जलता है, रेडियली, यानी कि आपको रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का
सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, व्हाइट पाउडर हमें मिलता है। ओके, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्या? काफी तेजी से, मतलब एक आपने बचपन में फायर क्रैकर्स जलाए हो तो उसकी रोशनी कैसी होती है? पूरा व्हाइट होता है, आंख एकदम इस तरह हो जाता है ना, चौंधियाना वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, तो इसी को बोलते हैं डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए, फिर हम लोग आते हैं अपने न्यू टॉपिक। आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज है। तो आइए समझते हैं, देखिए इधर गौर से, आइए समझते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये पांचों घटनाएं होती हैं तो आप उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहले में क्या होता है, गैसों की उत्पत्ति होगी, यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, तो हम उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर? दूसरा क्या हो सकता है, अवक्षेप बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब के आपको देखिएगा बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल लेते हैं, समझते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। समझिए कि सॉलिड मटेरियल्स विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज नोन एज अवक्षेप और प्रेसिपिटेट। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। परिभाषा याद नहीं करना है, पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एक्टिव लर्नर्स का गोल ही यही है कि आप लोगों के अंदर साइंस की असली समझ पैदा की जाए, आप खुद से परिभाषा बना सके, डेफिनेशन खुद से डिफाइन कर सके, ठीक है। आइए कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं? वाटर। क्लियर? तो इस बात को लिखेंगे हम लोग कैसे? अगर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना हो तो आइए, इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन, ये तो हो गया कि आप इसे शब्दों में बयान कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस में लिख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर जगह इस तरह से लिखते चला जाए? कॉपी पूरी भर जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 1 से 30 परमाणु संख्या तक कम से कम तत्व और उनके सिंबल्स को याद कर लेना ही है। क्लियर? ये आप लोग की जिम्मेदारी, क्लास के लास्ट में आप लोग को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा 10-10 दूंगा, लेकिन हाँ आपको रटना है, और हाँ फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, सूत्र भी याद करना है और संकेत भी याद करना है, बहुत जरूरी है। जिनको याद है वो बार बार रिवाइज करें, ताकि ये रासायनिक समीकरण उन्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आइए यहां देखते हैं कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कोई कंफ्यूजन? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि तत्वों के बात समझ में आ रही है? ये बेसिक बात है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इतनी लंबी बात को मैंने सिर्फ और सिर्फ संकेतों और सूत्रों की सहायता से कितना छोटा कर दिया, और यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है ना, संकेतों और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। क्लियर? एक बार और, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत? आइए अब इसे हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर केमिकल इक्वेशन कितने तरह के हो सकते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके बीच बैलेंस होना क्यों जरूरी है, इन सब बातों पे हम लोग गौर करेंगे। ओके बच्चों, आपके सामने मैं 2 एग्जांपल्स लिखता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और बीच बीच में पानी उनी पीते रहिएगा। ओके, यहां पे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। पिछली कक्षा में 9th क्लास में आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे द्रव्यमान की अनश्वरता का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि आप पदार्थ का ना तो निर्माण कर सकते हैं, ना है उसका नाश कर सकते। एक्सचेंज ऑफ मास टेक्स प्लेस। क्लियर?
तो उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है और इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। यही वजह है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है। एक हो सकता है असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड, दूसरा होता है बैलेंस्ड यानी संतुलित। हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मतलब है, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। क्लियर? यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों बैलेंस करना जरूरी है किसी केमिकल इक्वेशन को। तो आइए समझते हैं क्यों जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, आइए यहां अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बैलेंस करते कैसे है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसी बात को फोकस करना है कि बैलेंस करते कैसे। तो एकदम फ्रेश कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। इसके कई मेथड्स हैं, लेकिन जो मेथड मैं फॉलो करूंगा आप लोग उसे भी कोशिश करें। और हाँ, शुरुआत अभी हो रही है, हम लोग भी सीख रहे हैं, तो प्लीज संतुलन करने से पहले पेंसिल से संतुलित कीजिएगा, ताकि गलती होने के चांसेस है तो आप उसे मिटा सके, इरेज कर सके और फिर दोबारा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करें, छोटे छोटे आपको रिएक्शन से बात को समझना है। और हाँ, दो कंसेप्ट क्लियर रखना है कि परमाणु का मतलब क्या है, यानी एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। बस सिर्फ इतना ख्याल रखना है। और हाँ, उसके बाद इस बात का ख्याल रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल फॉलो करना है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने परमाणु, जितने एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं, उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। दूसरी ये बात कि आपका जो फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का, उसके फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस बात को नहीं भूलना है। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए यहां देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में। ये क्या है? ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, यहीं से शुरुआत होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो अपनी कॉपी में साइड में लिखते भी चले जाएं कि ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से संयोग करता है या व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स या इट प्रोड्यूसेस वाटर। ये वाटर का सूत्र है, वाटर का फॉर्मूला है। क्लियर? यहां देखते हैं हाइड्रोजन में कितने, यहां दो जो लगा हुआ दो, ये इसके परमाणु को दिखला रहा है, ये इसके एटम को दिखला रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम यहां कितने हुए? दो। तो रिएक्टेंट में जब दो आपके परमाणु है, दो एटम है, तो प्रोडक्ट में भी दो परमाणु होने चाहिए। यहां देखिए, यहां भी दो लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये बैलेंस है। इसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगला अभिकारक क्या है, अगला रिएक्टेंट क्या है। ये क्या लिखा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के कितने एटम है? यहां पे दो। यहां देखते हैं प्रोडक्ट में, यहां ऑक्सीजन के कितने एटम, यहां एक लगा हुआ है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है ना, एक। तो क्या ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? क्या ये बैलेंस्ड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमें यही सीखना है कि कैसे बैलेंस करते हैं। इससे कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हो सकता है, या आपको ऐसे ही दे रहे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा होगा, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा। तो इसमें सब कुछ आपको याद करना है, आपको सिंबल्स भी याद करने हैं, आपको फॉर्मूलाज भी याद करने हैं। ठीक है? और बैलेंसिंग करना तो सीखना ही सीखना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। थोड़ा ही पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है और कंसेप्ट क्लैरिटी पे पूरा फोकस करना है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप कौन से डिफिकल्ट आपको इक्वेशंस दिए जाएंगे, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। यहां क्या हो गया? दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन। यहां ऑक्सीजन कितना है? दो। यहां ऑक्सीजन कितना है? एक। तो इसको दो बनाने के लिए अगर हम पूरे इस फॉर्मूले को दो से गुना कर देते हैं, पूरे इस फॉर्मूले को दो से गुना कर देते हैं, अब बताइए यहां हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? अब यहां हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन यहां कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां हम लोगों ने क्या देखा कि यहां हाइड्रोजन हो गया 2, यहां हाइड्रोजन हो गया 4, यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु की संख्या है, जो एटम्स के नंबर, वो गड़बड़ा रहे हैं। तो अगर फिर हम लोग यहां 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब हाइड्रोजन की संख्या यहां कितनी हो जाती है? 4। ऑक्सीजन की संख्या यहां कितनी हो जाती है? 2। अब देखिए, क्या अब ये बैलेंस नहीं है? जब हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना? 4। अब हम लोगों ने देखा यहां जैसे ही हम लोगों ने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम यहां पे मौजूद है, हाइड्रोजन के 4 एटम यहां प्रोडक्ट में भी मौजूद है। तो ये तो बैलेंस है। यहां हम लोग गौर कर रहे हैं ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2। यहां भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2। सिर्फ और 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से। देखिए, मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला में कोई छेड़छाड़ किया? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके गुणक को बढ़ा दिया, इसके मल्टीप्लायर को बढ़ा दिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि गुना जो करेंगे हम लोग बगल में नहीं, बीच में नहीं, इस साइड करेंगे हमेशा हमेशा। अगर आपको दिक्कत होगी तो इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं और बगल में इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सीख रहे हैं, आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा अभी सीखते हो, और यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। कितने
और इसी फॉर्मूले का, इसी तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कितने बच्चे क्या करते हैं, पहले कॉलम बनाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिफरेंट फॉर्मेट में लाएंगे, तो उसमें बहुत टाइम किल होगा, आपको परेशानी होगी। ये बात आप भली बात ही समझ सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, व्हेन कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी से याद करते चलना है, अलग से आपको तो दिया ही जाएगा, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि जहां जहां के कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड यूज हुआ है तो आप समझ जाए कि CO2 उसका फॉर्मूला होता है, यहीं से याद हो गया आपको। जहां जहां H2 आएगा समझ जाए कि पानी की बात हो रही है, जल की बात हो रही है। कोई कंफ्यूजन? इस तरह से हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे केमिस्ट्री खत्म होते होते, और लास्ट में आप लोगों को तो वो प्रोवाइड किया ही जाएगा। और नोट्स वगैरह के लिए परेशान नहीं होना, आपके नोट्स बन रहे हैं, आप लोगों को फर्स्ट सैंपल दिखलाया गया, इसे और फ्रेश कर दिया जाएगा और एक ही साथ कलेक्ट करके PDF बनाकर आपको जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप शुरू होने वाला, हम लोग उस पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आपकी बस पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा फ्रेश हो लिए, फिर हम लोग इसे समझते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कार्बन, यहां पे कार्बन के कितने परमाणु हैं या कार्बन के कितने एटम्स है, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2। रिएक्टेंट में यानी कि एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में भी एक कार्बन होना चाहिए और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। आइए देखते हैं यहां पे, यहां कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो क्या ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, क्या ये एक संतुलित समीकरण नहीं है? जी हां, बिल्कुल है। तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में या कहीं भी, तो आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि एक एक आपको एलिमेंट्स को मिलाना, एक एक तत्व पे चर्चा करनी, एक एक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समझना है, ताकि उससे आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर मिलता था ना। यहां आप देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, क्या ये समीकरण संतुलित है। मैग्नीशियम के कितने एटम्स है, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2। क्लियर? यहां भी यानी कि मैग्नीशियम 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। मैग्नीशियम यहां पे कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो क्या ये बैलेंस है? जी नहीं, यहां ऑक्सीजन का नंबर जो है वो थोड़ा कम है, उसे हम लोग को बराबर लाना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहां भी 1 है, तो इसके लिए तो हमको टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन किसकी हो रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 2। ऑक्सीजन के 2 आइटम्स है और यहां पे कितना, 1 है। तो अगर हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बैलेंस हो जाएगा। और हाँ, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते तो फिर से आप लोग क्या करेंगे, शुरू से इसे मिलाएंगे। ओके, अब देखिए रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना हो गया, 1, लेकिन प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना हो जा रहा है, 2। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम को पूरा करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मैग्नीशियम अब कितना हो जाता है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 2। और यहाँ देखिए मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। हो गया ना ये संतुलित? बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। और हाँ, ये नहीं समझिए कि ये खत्म, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को डेली जब तक केमिस्ट्री चलता रहेगा मैं दो इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करवाता रहूंगा। ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि खुद से भी सॉल्यूशन करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है, नई चीज है, तो इसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लियर? आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग सोडियम, ये सोडियम का सिंबल है, ठीक है, जब हम लोग सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हम लोग सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदम इसे याद रखना, ये फॉर्मूला किसका हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। जब भी गैस का इवोल्यूशन होगा हम लोग इसे किससे डिनोट करेंगे, एरो बनाएंगे, एरो का हेड ऊपर की तरफ। जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो एरो का हेड नीचे की तरफ, क्योंकि प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बैठता है ना, ठोस होता है। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे, कैसे हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां यूज होगा हम लोग वहां पे इस्तेमाल करेंगे। ये रटने की चीज नहीं, ये खुद समझने की चीज है। ओके, आइए समझते हैं। से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई प्रॉब्लम?
और साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। देखा, फर्स्ट में बताया था मैंने कि गैसों का उत्सर्जन होगा, गैसों की उत्पत्ति होगी। क्लियर, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। आइए बैलेंस करते हैं, क्या एक बैलेंस है? यहाँ कितना सोडियम है? 1। यहाँ सोडियम कितना है? 1। क्लियर, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। समझ रहे बात को? देखिए यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, कितने एटम्स है? 2। जब प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं, प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसे हम लोग प्लस साइन से शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, टोटल को लेना है। जितने भी, अगर मान ले उसके प्लस में भी रहता तो सबको सारे रिएक्टेंट को मिलाना और सारे प्रोडक्ट को मिलाना है। इस बात को नहीं भूलना है। और हम मेन फॉर्मूला में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, जब भी आप गुना करेंगे इसके सामने करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या करते हैं, ये सोडियम कितना है आपका? 1। सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन का नंबर गड़बड़ा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ कितना हो रहा है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 और 1 3। अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो यहाँ सोडियम अब कितना हो गया? 2। तो उसके लिए आपको पहले सोडियम को बैलेंस करना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस सोडियम कितना हो गया? 2। सोडियम यहाँ कितना हो गया? 2। क्लियर, यानी कि रिएक्टेंट में जितने सोडियम के आपके एटम्स है, प्रोडक्ट में भी सोडियम के उतने ही एटम्स है। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। हाइड्रोजन यहाँ अब कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी 4 हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट में हो गए। तो 4 हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट में भी होने चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या ये बैलेंस नहीं हो गया? इसका मतलब सोडियम के जो नंबर्स है वो 2 यहाँ भी हो गए, और सोडियम के जो नंबर्स है यहाँ भी 2 हो गए। हाइड्रोजन के नंबर यहाँ कितने हैं? 4। यहाँ देखिए कितने हो गए? 2 यहाँ से और 2 यहां से, ये भी 4 हो गया। यानी कि हम लोगों ने सोडियम को भी बैलेंस कर लिया और हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। अब बात आती है ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, और यहां ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? ऑक्सीजन के यहां भी 2 एटम्स है। तो इस तरह से क्या ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है? सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, अभी शुरुआत है तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन आप बार बार ये वीडियोस देखिएगा और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ समझिए, और पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये तो होगा कुछ एग्जांपल। आप लोगों में होमवर्क देता हूं, आप लोग जरूर कमेंट में इसे मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए होमवर्क नोट। ये आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लिए और जरूर से आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन की ढेर सारी प्रॉपर्टीज है, तो उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इतने तरह के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो पानी वानी पी लीजिए, बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी है। आइए बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। ठीक है, अपनी अपनी क्वालिटीज, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं को, केमिकल रिएक्शंस को 5 हिस्सों में बांटा है। ठीक है ना, 5 टाइप में डिवाइड किया है। इनके अलावा बहुत सारे होते हैं जिसको हम लोग इसी में इंक्लूड करके पढ़ लेंगे, वो सामने आएगा आप लोग। ठीक है, आइए फर्स्ट में क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हटा दें। आइए अब हम लोग जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या रिएक्शंस वर्ड जानने से पहले आप लोग दिमाग में मेंटली ये तैयार है ना, ये जानना है कि रिएक्शन कहते हैं किसको। रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नए चीज का बनना नए गुणों के साथ, यानी कि अगर कोई सबस्टांस टूटता भी है या जुटता भी है तो जो नया पदार्थ बनाएगा, क्लियर, जो नया पदार्थ बना उसके गुण बिल्कुल ही अलग होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे जिनसे वो बना है। यानी कि कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हुई, या प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हुई। ये दो आपको याद रखना है, ये बातें याद रखनी है, चाहे वो कोई भी अभिक्रिया हो, कोई भी रिएक्शन हो। ये बातें होंगी कि नया पदार्थ जो बनेगा, नया सबस्टांस जो प्रोड्यूस होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। आइए, संयोजन वर्ड से ही पता चलता है। संयोजन का मतलब ही होता है कि दो सबस्टांस का आपस में जुटना, दो या दो से ज्यादा। एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि अगर मान लिया दो छोटे छोटे मटेरियल से उनको अगर हम लोग ऐड कर दें तो उनके ऐड करने से क्या होगा, जैसे इस तरह समझिए, ये एक सबस्टांस है, ये एक सबस्टांस। जब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो देखिए एक बड़ा सबस्टांस बन गया। समझ आ रही बात? ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ? कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। जब हम लोग दो सबस्टांस को, दो पदार्थ को आपस में संयोजित कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, उसे कंबाइन कर देते हैं, तो एकदम डेफिनेटली क्या बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा वो बड़ा होगा। तो इसे एकदम आसान भाषा में इस तरह से समझा जा सकता है कि जब
कोई सबस्टांस ए दूसरा सबस्टांस बी आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं ए बी। ये कभी भी बड़ा होगा, इसके जो गुण होंगे बिल्कुल भिन्न होंगे। तो आराम से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में संयोजित होकर आपस में जुड़कर किसी तीसरे बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, है कि नहीं? दो पदार्थ आपस में संयोजित होकर किसी तीसरे बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस कंबाइंड एंड फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, और हाँ, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। कोई कंफ्यूजन यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? आइए एक एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जब हम लोगों ने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हम लोगों ने क्या पाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो बच्चे पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्हें भी नहीं घबराने की जरूरत है, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें भी नहीं घबराने की जरूरत है, उनका रिवीजन हो रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका सही से वो सीख भी रहे हैं। तो जहां जहां मैं मैग्नीशियम बोल रहा हूं वहां क्या सिंबल क्या यूज कर रहा हूं? Mg। तो ये अभी से माइंड में आपको सेट कर लेना है कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है भाई, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। आपको मिलेगा भी, लेकिन आपको याद भी करते चलना है साथ साथ, ठीक है बच्चों? यहां देखिए, यहां मैंने बताया आप लोगों को दो छोटे सबस्टेंस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, आपस में संयोजित हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बड़ा मॉलिक्यूल है ना इन कंपेयर टू इन दोनों के, और इसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होते हैं। आइए तो इसे हम लोग सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम कितना? 1, यहाँ कितना? 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो अगर हम लोग इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आप देखिए मैग्नीशियम यहाँ कितना हो जाएगा? 2। तो पहले इधर बैलेंस करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नीशियम के परमाणु कितने हो गए? यहाँ पे 2। मैग्नीशियम के परमाणु यहाँ कितने हो गए? 2। क्लियर? यानी कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 2 ठो, प्रोडक्ट में भी 2। क्लियर? ऑक्सीजन यहाँ कितना है रिएक्टेंट में? 2। तो प्रोडक्ट में भी कितना हो गया? यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 2। इस तरह ये बैलेंस इक्वेशन है। और ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया को। क्वेश्चन इसी तरह आएगा, आप लोगों को 2-3 बेस्ट हो सकता है, ये दे देगा और पूछेगा कि पहले तो आप इसे बैलेंस कीजिए, फिर बोलेगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रही है? और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। आप प्रीवियस ईयर्स उठा के भी देख सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है? और ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो चुके हैं आप लोगों ने खुद देख लिया होगा। बार बार जाकर क्वेश्चंस को देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को खुद देखिए और हमसे मिलाइए कि क्या सर जो पढ़ा रहे हैं उससे हमें कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने घर का जो चूना करवाया है उसके बारे में कभी सोचा है कि कैसे होता है? आइए उसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उसमें किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन काम कर रहा है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है? तो इसे बहुत गौर से समझना है। ये हम लोग घर की व्हाइट वॉशिंग से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विक लाइम या कली चूना भी कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग वाटर से करवाते हैं तो क्या हमें मिलता है? स्लैट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे भखरा चूना भी कहते हैं। लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपके घर की पुताई होने वाली होती है या फिर व्हाइट वॉशिंग होने वाले होते हैं, तो जो लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि उजले कलर वो क्या करते हैं, किसी कंटेनर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं और ढेर सारा पानी मिलाते हैं। तो धीरे धीरे आपने ये अगर ऑब्जर्व किया हो तो पाया होगा कि वो सारा का सारा आपका कंटेनर बहुत गर्म हो जाता है और उबलने टाइप का आवाज आती है, ठीक है? ये जो रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच, बहुत ही ज्यादा विगरस रिएक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म, ठीक है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होता है इस रिएक्शन में। और उसके बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे भखरा चूना कहते हैं। और उसके बाद हम लोग घर की पुताई शुरू कर देते हैं। ये क्या करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? जब पुताई हो जाती है तो हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में एयर मौजूद है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और धीरे धीरे सारा वाटर निकल जाता है। इसीलिए जब आपके घर में चूना होता है तो कुछ दिन में आप देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है और उस रूम में ठंडा महसूस होता है, क्योंकि ये पानी निकल रहा है। और 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट के अच्छे से जम जाने की वजह से आपके जो वॉल्स होते हैं वो धीरे धीरे शाइन करना शुरू कर देते हैं और कलर आना शुरू हो जाता है,
ठीक है बच्चों, क्या देखा हमने कि क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर इट प्रोड्यूसेस स्लैक लाइम, भखड़ा चूरा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है ना, आफ्टर 2 to 3 days कैल्शियम वाटर यही तक रहता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, ये किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आई बात कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और 2-3 दिन के बाद जब सारा का सारा वाटर निकल जाता है, सारा का सारा वाटर निकल जाता है, तो धीरे धीरे आपके वॉल्स शाइन करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग व्हाइट वॉशिंग भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? कैसा लगा आज का सेशन? बात समझ में आई? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आज हम लोग का ये दूसरा दिन है। आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उसे फिर से समझेंगे। और हाँ, केमिकल इक्वेशन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ बेस है आपके केमिकल रिएक्शंस को समझने का, तो उसे बहुत बार बार प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, और बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी 10th क्लास के बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग के साथ भी हो सकता है एग्जाम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ना, हमें आगे अपने फ्यूचर को लेकर पढ़ना है, समझना है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल कर सके। ओके, मुझे आप लोग के होमवर्क का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स, आपके शेयर, आपके लाइक्स का इंतजार रहेगा। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, कुछ और समझने के लिए, कुछ और मजेदार तरीके से समझेंगे। और हाँ बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इसी आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर। थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। गुड बाय, लव यू ऑल।